मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अब तक हमने हॉब्स और लॉक के विचारों के बारे में अध्ययन किया है और यह जानने का प्रयास किया कि उन्होंने किससे संबंधित अपने विचारों का प्रतिपादन किया और समाज को उनकी क्या देन रही। इसके बाद में तीसरे जो विचारक हैं उसमें दृष्टिकोण में आते हैं, उनका नाम है रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में हॉब्स, लॉक के साथ साथ रूसो का नाम भी बहुत जुड़ा हुआ है, किंतु रूसो का जो दर्शन है वो हॉब्स और लॉक से थोड़ा सा भिन्न है और अलग तरीके का है। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। रूसो की अपनी कुछ रचनाएं हैं और अपने कुछ राजनीतिक विचार हैं। सबसे पहले हम उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में जानेंगे। यद्यपि हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं, किंतु उसका उद्देश्य यह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। इसके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अर्थात वह चाहता था कि मनुष्य के जीवन में जो कमियां हैं, जो अनैतिकता हैं, जो चिंतित विषय हैं, उनको दूर किया जाए और कैसे उन सबको आगे बढ़ कर के किया जा सकता है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने समझौते सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है। रूसो का जो सामाजिक सिद्धांत है उसके अपने कुछ स्वरूप हैं, जैसे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण सामाजिक समझौते और राज्य का स्वरूप। अर्थात उसने अपने समझौते का स्वरूप क्या रखा और कैसे किया। मानव स्वभाव के बारे में रूसो की रचनाओं में यह चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव युक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार तनावग्रस्त व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां वह बताता है, स्वार्थ और परमार्थ। जो अपनी कश्मकश में रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि क्या करना चाहिए। मनुष्य की आत्म सिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेते हैं। विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्ति का चित्रण प्रस्तुत करता है। अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है, अर्थात वे युद्ध कर रहे हैं, दोनों में युद्ध चल रहा है, जिसकी चेतना अंधी और विवेक पथभ्रष्ट है। तथा दूसरा है प्राकृतिक मनुष्य का, जिसमें वह या तो तनाव पैदा ही न हो या जिसने शक्तिशाली विवेक और चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बिठा लिया हो। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें यह तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की तरह वहाँ रहता था और प्राकृतिक रूप से अपना विचरण करता था। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांतिप्रिय और एकांत प्रिय व्यक्ति समझता है। जहाँ हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य को हिंसक, क्रूर, कपटी मानता है तथा लोग मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला मानता है। रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्त जो व्यवस्थाएं थी वो बढ़ती गई। इस प्रकार वह मानव स्वभाव का चित्रण करता है और कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता है जो जहाँ उसके स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। अब उसकी प्राकृतिक अवस्था, रूसो प्राकृतिक अवस्था के बारे में मनुष्य की प्रकृति के गोद में रहने के लिए कहता है। उसका जीवन पशुओं जैसा एवं एकांकी था। वह किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहता था, उसका कोई घर नहीं था, उसकी कोई संपत्ति नहीं थी, उसका कोई परिवार नहीं था। मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसमें रहता था और निवास करता था। इस अवस्था में सब समान थे, अपने अपने जीवन के स्वामी थे। कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं थी। मनुष्य बेपरवाह था, सुखी था, एकांत प्रिय था। न वह भाषा का प्रयोग करता था और न ही वह वस्त्र धारण करता था। इस प्रकार रूसो के प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। इस दृष्टिकोण को देखें तो यह लगता है कि
प्राकृतिक अवस्था में रूसो का जो मनुष्य है वो बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल इस प्रकार से रहता था कि उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वह है आदर्श बर्बर। यह जो अवस्था थी वह धोखाधड़ी युद्ध की अवस्था बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नैतिकता अनैतिकता का बोध था और अब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती है। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करने के बाद भी रूसो ये कहता है कि समझौते की आवश्यकता पड़ने लग गई थी। उसके विचार थे अपने, वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था, विचरण करता था और रहता था। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, उसका जीवन शांतिपूर्ण और सुखी था। लेकिन धीरे धीरे मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई, मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ, औजारों का विकास होने लगा, हथियार बनने लगे, लोगों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति छूटने लग गई, परिवार के साथ रहने लगे, स्त्री पुरुष का एक साथ मिलन हुआ, वे परिवार में परिवर्तित हो गए और परिवार में परिवर्तित होने के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा भी अब उनमें जागने लगी थी। इन सब मान्यताओं के कारण या व्यक्तिगत संपत्ति के कारण उनमें आपस में कलह, द्वेष, हिंसा और युद्ध की भावनाओं ने जन्म ले लिया। अब उनकी शांति और जो सुख की भावना थी वो कहीं ना कहीं चली गई थी, छुप गई थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग कर ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसने मनुष्य को मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ आदि की भावनाओं को छीन लिया और उसे भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। इस प्रकार रूसो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जब दशा बदलने लगी तो कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में ये भावना जन्म लेने लग गई कि एक सामाजिक समझौते की आवश्यकता है। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, ये रूसो के राजनीतिक चिंतन की सबसे मूल समस्या थी। उसने अपने को सर्वनाश की ओर ले जाने वाली इस अराजक अवस्था का अंत करने के लिए अनुबंधन या सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो का स्पष्ट मत है कि मनुष्य ने स्वयं को अपने सुखियों का, समानता का, स्वतंत्रता का गला घोट अपना खुद ने घोटा है। रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौट चलो, हमें हमारा भोलापन, अज्ञान, सादगी, गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन रूसो ये भी जानता था कि ये संभव नहीं है, प्रकृति की ओर अब नहीं लौटा जा सकता है। मैक्सी के शब्दों में अब उसकी दिशा आगे की ओर है, न कि पीछे की ओर। इसीलिए रूसो कहता है कि अब पीछे तो नहीं लौटा जा सकता, लेकिन एक ऐसे सभ्य समाज की आवश्यकता है जो अपने सदस्यों की, जनधन की शक्ति को रक्षा कर सके, व्यक्तियों की रक्षा कर सके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, आदेशानुसार आचरण कर सके और व्यक्ति स्वतंत्र रह सके। तो ऐसी अवस्था में वह एक सामाजिक समझौते को प्रतिपादित करता है। हॉब्स और लॉक आदि की तरह वह दार्शनिक पहले ही प्रतिपादित कर चुके थे, उसी सामाजिक समझौते को वह भी प्रतिपादित करना चाहता है। उसके दृष्टिकोण में सामाजिक समझौते तथा राज्य का स्वरूप इस प्रकार था। वह कहता है कि एक स्थान पर एकत्रित हुए और मनुष्यों ने संपूर्ण अधिकारों का समर्थन किया, और अधिकारों का यह समर्थन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं परंतु संपूर्ण समाज के लिए किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया और यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति का अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न होकर संपूर्ण समाज को था। अर्थात रूसो यह कहना चाहते हैं कि यह समझौता किसी व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति नहीं था, बल्कि व्यक्तियों का संपूर्ण समाज के प्रति था। इसमें किसी की हानि नहीं वरन सबका लाभ ही होता, क्योंकि जब उनमें किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों का आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाता है। समझौता करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम एक नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करें। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय, संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। इस प्रकार वह सामाजिक समझौते को पूर्ण करता है और कहता है कि मनुष्यों का मनुष्यों के साथ, संपूर्ण समाज के साथ एक सामाजिक समझौता किया जाना चाहिए।